नया साल है, नई उमंगे, नई आस है जीवन में, नई सोच है, नई तरंगे, नई प्यास है जीवन में। करना है कुछ नया नया अब, नई बहार है जीवन में, सपनों को सच करना है अब, नई चाह है जीवन में। नए वर्ष में ढेर सारे सपनों के बीच में एक सपना है, हमारा तन मन हमेशा स्वस्थ रहे, मन प्रफुल्लित रहे और हम हर तरह से निरोगी रहें। नमस्कार, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। टोटल हेल्थ में हम बात करते हैं आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की, और आज नए वर्ष का पहला दिन है और यह वर्ष का हमारा पहला एपिसोड भी है। तो इस आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले वर्षों में आप सब स्वस्थ और निरोगी रहेंगे, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस विषय की या जिस रोग की बात करेंगे वो दरअसल हमारी ही ज्यादतियों का दुष्परिणाम है, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, या अगर सरल शब्दों में कहें तो दवाओं के अत्यधिक इस्तेमाल से उनका निष्प्रभावी हो जाना, उनका बेअसर हो जाना। इस स्थिति में बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट जैसे कोई भी सूक्ष्मजीवी एंटी माइक्रोबियल दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर लेते हैं, और ऐसे में वो बात सच साबित होने लगती है कि ज्यों-ज्यों दवा होती गई मर्ज बढ़ता गया, यानी दवाएं बेअसर हो जाती हैं। कितनी खतरनाक है स्थिति, इससे कैसे निपटा जाए, क्या कोरोना ने भी इस स्थिति को बढ़ाया है, इससे कैसे बचा जाए, इन तमाम सवालों को जवाब ढूंढने की कोशिश आज हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए करेंगे। आज हमारे साथ इसमें खास मेहमान जुड़ेंगे, और साथ ही जब हम ये कहते हैं कि कोरोना का क्या असर रहा है इस पूरी स्थिति पर, तो इस स्थिति स्पष्ट है कि आज के समय में कोरोना ने हर चीज को प्रभावित किया है। तो आज कार्यक्रम में सबसे हम इस पर निपटने के तौर तरीकों पर बात करेंगे कि कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, और सबसे बड़ी लड़ाई जो है हमारी वो वैक्सीनेशन के जरिए लड़ी जा रही है। और इसके लिए अब तक हमने बेहद सुनियोजित और तीव्र गति से 145 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की खुराक दी है, और अब हमारी सरकार ने इसको और विस्तार दिया है। आज साल के पहले दिन इस पर हम बात करना हमारा लाजमी हो जाता है, और हम जानेंगे किस तरह से विस्तारित टीकाकरण अभियान आगे बढ़ेगा। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लोग हों या जो हमारे दूसरे पात्र लोग हैं, वो कैसे इसकी खुराक ले पाएंगे, इसके लिए उन्हें क्या कुछ करना होगा, कैसे इसका रजिस्ट्रेशन कराएं। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान होंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जो बात है उसकी हम शुरुआत करते हैं, और उस पर जानते समझते हैं, कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से ये जो सारी स्थिति है उसको नियंत्रण में लिया जा सकता है। और दर्शकों, इसके लिए हम अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं अनुपम प्रकाश, जो कि प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में, और इनसे हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दूसरे और खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, और इसके साथ साथ हम दर्शकों आपको भी इसमें जोड़ना चाहेंगे। आप भी हमारे इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं, और इसके लिए आप हमारे फ़ोन नंबर पर, जिसकी जो फ़ोन लाइनें हमारी ओपन हो चुकी हैं, उस पर आप फ़ोन करिए। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 1800111234, और इसके साथ ही साथ आप अपने प्रश्न हमको ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल आईडी है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आप भी जो भी आपके मन में सवाल हो, शंकाएं हो, वो आप पूछिए, हमारे विशेषज्ञ उसका जवाब देंगे। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सीधे डॉक्टर अनुपम प्रकाश के पास चलते हैं इस बात का जवाब जानने के लिए कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है क्या। डॉक्टर अनुपम, सबसे पहले तो क्या है ये स्थिति, और किस तरह से इसको समझा जाना चाहिए कि दवाएं बेअसर क्यों होने लगती हैं? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आखिर है क्या चीज़? नमस्कार, सब दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी मनीष जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ये एक बहुत ही दुष्परिणाम है हम लोगों का एंटीबायोटिक यूज़ करने का एक तरीके से। दूसरा जो है, जो कीटाणु हैं, जो सूक्ष्माणु हैं, वो भी अपने सर्वाइवल के लिए इसको ईजाद करते हैं। उनके पास कई तरीके हैं, क्योंकि वो भी सर्वाइव करना चाहते हैं इस प्रकृति में। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि जो हम लोग एंटीबायोटिक्स दवाएं इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया और अलग सूक्ष्माणुओं के लिए, वो बेअसर हो जाते हैं धीरे धीरे। तो हम बार बार उनका जब यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उनका जो असर है वो आना बंद हो जाता है। तो जब हम नए मरीजों में इस्तेमाल करते हैं, और अगर उनमें वैसे सूक्ष्माणु होते हैं जिनकी
जो अपने पास एंजाइम्स या कोई तरीके हैं जिससे कि उनको निष्क्रिय कर सकते हैं, तो इस विधि को एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी दिक्कत ये है कि अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो फिर हमारे पास जब मरीज इन्फेक्शन या संक्रमण लेकर के आता है, जितनी गंभीर संक्रमण होगा शरीर में उतना ज़्यादा हमें एंटीबायोटिक्स यूज़ करने पड़ते हैं, और यही एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स फिर अगर असर नहीं करेंगे तो फिर मरीज को जटिलताएं भी होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं और देहांत भी हो सकता है। इसलिए एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का एक बहुत ही अपना महत्व है और हमें इसको ध्यान रखते हुए ही दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, और जनसाधारण से भी हमें इसका पूरा सहयोग चाहिए होता है। निश्चित तौर पर जनसाधारण से इसका सहयोग चाहिए होता है। भारत में अगर विशेष संदर्भ में बात करें या पूरी दुनिया में की स्थिति और उस विशेष संदर्भ में भारत की अगर बात करें डॉक्टर साहब, किस तरह से कितनी भयावह स्थिति है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर के, और किस तरह से इसका खतरा लगातार भारत के ऊपर बढ़ रहा है? देखिए, ऐसा है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस अभी मेरे ख्याल से अगर 3-4 साल पहले आप ध्यान देंगे तो अखबार में भी आया था एनडीएम के बारे में। तो कुछ बैक्टीरिया या कुछ सूक्ष्माणु ऐसे थे जो कि पानी में भी हमें मिले थे कि न्यू दिल्ली बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो जो थे वो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स को निष्क्रिय कर रहे थे। वो उनमें क्षमता थी कि जो मेजर ग्रुप हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनको वो निष्क्रिय करने में बहुत ही सफल हो रहे थे। तो अगर जब पानी में मिल रहा है, वो हमें लोगों ने कल्चर किए थे, पानी से भी मिला, जो साधारण पानी है उसमें, तो अगर पानी नल नालों में हमें ऐसे बैक्टीरिया मिल रहे हैं और अगर उनसे संक्रमण हो जाएगा फिर, तो फिर मरीज को बचाना बहुत मुश्किल होगा। तो अगर इसका जो एग्जैक्ट रेट है ये हम लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि ये अलग अलग अस्पताल में जहाँ जैसी एंटीबायोटिक इस्तेमाल हो रही होती है उस हिसाब से ये फर्क होता है हर क्षेत्र में। तो अलग अलग इलाकों में, अलग अलग अस्पतालों में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अलग होता है, जो बड़े अस्पतालों में उनमें अलग होता है। तो इसमें एक हर महीने, हर 6 महीने पे एक इसकी रिपोर्ट जनरेट होती है। कुछ सेंटिनल सर्वेलेंस सेंटर्स भी हैं जो कि इसको देखते रहते हैं कि किस किस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट ये जो संक्रमण हो रहा है और जो ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसका क्या पैटर्न है। और हम लोग कहते हैं, जो कि हम लोग क्या, जो विश्व भर में हो रहा है और भारत में भी कई जगह हो रहा है, कि हम लोग अपनी रिपोर्ट खुद जनरेट करें सारी संस्थान, और उसके हिसाब से फिर एंटीबायोटिक एक पॉलिसी ईजाद करें और उस एंटीबायोटिक पॉलिसी को ही फिर इम्प्लीमेंट किया जाए और उसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाए जब मरीज अपने पास आए। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और ये काफ़ी ज़्यादा है। कई जगह आप देखेंगे जो आजकल बहुत ही सीवियर डिजीज़ करते हैं, रोग बहुत ज़्यादा होता है, निमोनिया वगैरह में भी जो है 50, 60, 70% तक भी रेजिस्टेंस होती है कुछ कुछ दवाओं के लिए। तो वो एक बहुत ही आजकल दिक्कत वाली चीज़ है और हमें इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ में 2 खास मेहमान और जुड़ गए हैं, विशेषज्ञ हमारे, डॉक्टर सुरुचि शुक्ला जो कि बायोलॉजिस्ट है किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से, और साथ ही साथ डॉक्टर SM रहेजा जो कि सीनियर फिजिशियन है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों खास मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर सुरुचि, आपसे अगर समझना चाहें, जिस तरह से हमने इसको अभी तक जाना कि क्या है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसके प्रसार के क्या कुछ कारण हो सकते हैं? जिस तरह से अभी डॉक्टर अनुपम बता रहे थे कि हॉस्पिटल्स में या जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। क्या जो एग्रीकल्चरल या खेती में जिसको हम कहते हैं कि जब पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, या जो हम दूसरी जो अपनी डे टू डे वस्तुएं जो यूज़ करते हैं खान पान की, उसके ज़रिए भी क्या ये फैल सकता है? किस तरह से, क्या इसका प्रसार के क्या कुछ वजह हैं, कैसे इसको समझना चाहिए? पहले तो मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको और आपके दर्शकों को देना चाहूँगी आपके माध्यम से जी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज यहाँ डिस्कस हो रहा है, और इस पे बहुत से सालों का संघर्ष लगा हुआ है कि कैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन ऑर्गेनिज्म या जो हमारे कीटाणु हैं उनमें रोका जाए जी। पहले तो ये समझना जरूरी है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, वो नेचुरल कोर्स में, मतलब धीरे धीरे ओवर द पीरियड एक एंटीबायोटिक या एंटी वायरल, एंटी माइक्रोबियल हम कॉमन एक अम्ब्रेला बोलते हैं जिसमें एंटीबायोटिक भी आते हैं, एंटी वायरल भी आ रहा है, एंटी फंगल भी आ रहा है, तो हम इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करें। तो उसकी नेचुरल रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होती है जो वो इनहेरिट करता है ओवर द जनरेशन और मल्टीप्लिकेशन।
लेकिन जो हम ये एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज कर रहे हैं, तो जो चीज सालों में होनी थी वो अब महीनों में हो रही है। और ये सब कैसे हो रही है? एंटीबायोटिक ओवर यूज, ओवर द काउंटर हम जो सप्लाई कर देते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के पेशेंट दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं। पेशेंट पूरी, जैसे आपने खुद भी घर में देखा होगा कि 2 डोज एंटीबायोटिक खाने के बाद अगर आपको पेशेंट ठीक महसूस करता है, वो तीसरी डोज लेना नहीं चाहता है। तो ये सब जो कारण है, ये प्रेशर डालते हैं ऑर्गेनिज्म को कि वो अपने आप को म्यूटेट कर ले। जब वो म्यूटेट कर लेता है तो वो रेजिस्टेंट हो जाता है कोई भी नई दवाई के लिए, या कोई ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है उस दवाइयों के लिए वो रेजिस्टेंट होना शुरू हो जाता है। प्लस हमने देखा है कि जो हम एनिमल्स पे सबसे ज्यादा कारण है कि हम तक ये एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस पहुंच रहा है, ये एनिमल एंड फूड प्रोडक्ट्स है। जो केन फूड हैं, जो एनिमल्स हैं, लाइक आपके कैटल, गाय चारा जो देते हैं, चारा के अंदर भी एंटीबायोटिक मिक्स करके दिया जाता है। प्री मिक्स एंटीबायोटिक्स इन द फॉडर ऑफ द कैटल्स, ये पहले से ही चारा में मिक्स कर दिया जाता है। सबसे ज्यादा कैटल्स में हम परेशानी देखते हैं मेस्टाइटिस की, उनको उनका दूध का प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उसको बढ़ाने के लिए कॉन्स्टेंटली उनको ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। तो ये जब ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक अगर कैटल्स में दे रहे हो, गाय को, अपने भैंसों को, और उनसे आप दूध लेकर हमारे तक पहुंचा रहे हो, तो ऑटोमेटिक एक रेजिस्टेंस हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म पहुंचता है जो नेचुरली रेजिस्टेंट नहीं होता है, लेकिन आपने इंड्यूस किया होता है उसमें रेजिस्टेंस, और वो हम तक पहुंचता है। प्लस ये जो आपके पोल्ट्रीज हैं, आप जो एग्स दे रहे हैं, हैन है जो इनको भी प्री एंटीबायोटिक्स पहले से देकर रखते हैं, इनको कोई इन्फेक्शन ना हो, ये क्लीन हो, लेकिन इनको कंजम्पशन से, इनके खाने से हम लोग को ऑलरेडी रेजिस्टेंट मिल जाता है। प्लस हमने जो पेस्टिसाइड्स का ऐसे डायरेक्ट रोल नहीं है, बट कहते हैं कि पेस्टिसाइड्स देने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। प्लस आपके एक्वाकल्चर, जो हम सी फूड्स खा रहे हैं, फिशेस खा रहे हैं, उनमें भी प्री एंटीबायोटिक्स उनको ऑलरेडी लोडेड रखते हैं, और वही केन होके स्टोर्ड फूड, उसमें भी एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो वो हमें ऑलरेडी एक्सेस ऑफ एंटीबायोटिक एनवायरनमेंट से हमें पहले से दिया जा रहा है। अब हमें जब कोई बीमारी हो गई, जैसे हम कहते हैं 25% ऑफ द चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चों की मौत निमोनिया से होती है। निमोनिया से होती है, पहले भी होती थी, लेकिन वो निमोनिया के जो कीटाणु हैं, वो अब नेचुरल जो एंटीबायोटिक्स अवेलेबल थे उनको रेजिस्टेंस होते चले जा रहे हैं। तो अब छोटे से बच्चे को अगर निमोनिया हुआ है और वो रेजिस्टेंस आ रहा है, तो हम उस पर बहुत तेज दवाइयां भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि उसको नुकसान देगा, उसकी किडनी को फर्क पड़ेगा, उसके लिवर को फर्क पड़ेगा। तो ये देखते हुए उसको he is left with no antibiotic, the child is left with no antibiotic and ultimately it leads to child mortality. तो ये सब कारण हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। अगर हम इन सब चीजों पे चेक नहीं करेंगे तो ये चीजें रुकेंगी नहीं। इट्स अ ग्लोबल थ्रेट एंड इट विल कॉज रेजिस्टेंस एवरीवेयर, एंड हमारे पास कोई एंटीबायोटिक बची नहीं जाएगी देने के लिए। जी, इसमें एक चीज़ और समझना चाहेंगे थोड़ा संक्षेप में डॉक्टर सुरुचि की, जब आपने कहा कि पानी में भी ये पाया गया है, और अगर इसको समझे पेस्टिसाइड्स का जब इस्तेमाल होता है, या ये कहें कि जो दवाओं की अगर डंपिंग की गई गलत तरीके से, तो क्या जो हमारा पर्यावरण है वो भी इससे प्रदूषित होता है? हमारी ज़मीन, हमारा पानी, ये सारी चीज़ें प्रदूषित हो सकती हैं और अल्टीमेटली फिर हम तक पहुँचेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये एक स्टडी हुआ था जो हमारे एक और पैनलिस्ट है जो एनडीएम के लिए बता रहे हैं, जो मेटालो बीटा लैक्टेमेज हम कहते हैं, न्यू दिल्ली मेटालो बीटा लैक्टेमेज, ये हमारी ऑर्गेनिजम्स में पाए जा रहे हैं। ये बेसिकली सीवर लाइन से स्टडी किया गया है, रिसर्च किया गया, और उसमें हमें ये कीटाणु मिले, क्योंकि जब हम लोग जो स्टूल एक्सक्रीट करते हैं, हमने जो एक्सक्रीशन किया अपना स्टूल, वो हमारे सीवर लाइन में ही वॉश आउट होके जा रहा है। तो जो सीवर लाइन है वो ऑलरेडी कंटामिनेटेड हो रहा है, लोडेड है इस बैक्टीरिया से। तो आप क्लीन करके उसको स्टरलाइज करके हमारे घर तक, टैप वाटर तक पहुंचा देंगे, लेकिन उसमें ये रेजिस्टेंट बग्स ये ट्रेवल करके हमें डायरेक्ट आते हैं। जी, रिमूव देम। जी बिल्कुल, ये एक भयावह स्थिति है। डॉक्टर एसएम रहेजा, अगर इसको समझना चाहें तो इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, या यही कहा जाए कि ये जो स्थिति है ये कितनी व्यापक है? नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने सभी दूरदर्शन के श्रोताओं को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, दूरदर्शन की एंटायर टीम को बधाई देता हूं। बहुत धन्यवाद, और आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। ये जो स्थिति है,
बहुत ही हमें गंभीरता से लेने वाली स्थिति आ गई है और इसीलिए हमने एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इस स्थिति में यदि हम रहते हैं तो आने वाले समय में हम पाएंगे कि हम इवन एक साधारण सा इन्फेक्शन है, उसका जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस हो गया है, तो वो दवाई या एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी। हमें ये समझना है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दो टाइप का है। एक तो है प्राइमरी रेजिस्टेंस, जिसमें कि वो बैक्टीरिया ऑलरेडी ही एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है, जैसे कि हम ट्यूबरक्लोसिस में देखते हैं। अब हम एमडीआर की बात करते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, तो उसके लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ एंटीबायोटिक्स है जो कि काफी मात्रा में देनी पड़ती है, काफी लंबे समय तक देनी पड़ती है और कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक देनी पड़ती है और काफी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हो जाता है पेशेंट के लिए, इंक्लूडिंग साइड इफेक्ट्स भी उसमें अधिक होते हैं। और दूसरा होता है एक्वायर्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो कि तभी डेवलप होता है जब पेशेंट ने एंटीबायोटिक शुरू किया, ठीक मात्रा में नहीं किया, कम समय के लिए किया और नहीं करी। डॉक्टर ने बताया 4 बार लेना है, 2 बार ले लिया। डॉक्टर ने बताया 500 मिलीग्राम लेना है, आपने 250 शुरू कर दिया। डॉक्टर ने बताया 7 दिन लेना है, आपने 5 दिन लिया। डॉक्टर ने बताया 10 दिन लेना है, तो आपने उससे लंबे टाइम पे भी ले लिया। या ओवर द काउंटर जाके केमिस्ट से खुद ही कोई ना कोई साधारण बीमारी के लिए, खांसी जुकाम के लिए भी आपने एंटीबायोटिक खरीद लिया अपनी मर्जी से और ले लिया। क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि एक क्वालिफाइड फिजिशियन ही ये पता लगा सकता है कि आपको किस टाइप का इन्फेक्शन है, कौन सा आपके लिए एंटीबायोटिक आइडियल है, कितनी मात्रा में देना है, कितनी ड्यूरेशन के लिए देना है। तो ये सारी बातें हमारे को समझना बहुत आवश्यक है। यदि हम उस एंटीबायोटिक को ठीक समय से नहीं लेते, ठीक मात्रा में नहीं लेते, ठीक ड्यूरेशन के लिए नहीं लेते, तो ओवर द टाइम क्या होता है कि कुछ एक बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के इफेक्ट को एस्केप कर जाते हैं, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं और ये बैक्टीरिया आगे जाके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कारण बनते हैं और इसकी वजह से भयानक इन्फेक्शन होने का डर है, जिसमें कि सीरियस इन्फेक्शन होना, सीवियर इलनेस होना, सेप्टिसीमिया का होना और इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। यदि आप देखें कुछ एक सालों में, जैसे आप समझते हैं कि MRSA, जैसे कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस, ये बैक्टीरिया बन गया है जो कि काफी एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट है। दूसरा CRE, दैट इज कार्बापेनम रेजिस्टेंस एंटीरोकोकाई, देन ELBS, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेसिस एंटीरोबैक्टीरियाई, जो कि हमारी इतनी अच्छी एंटीबायोटिक है, उसको भी ये रेजिस्टेंस धीरे धीरे करते जा रहे हैं। और VRE, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटीरोकोकाई, और इसके अलावा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एसिनिटोबैक्टर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्यूडोमोनास एरोजिनोजा। तो ये ऐसी बैक्टीरिया हैं जो कि ऑलरेडी हमारे जो 3rd जनरेशन 4th जनरेशन एंटीबायोटिक है उसके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है हमें ये समझना है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इररेशनल, इनडिस्क्रिमिनेट, इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक बाय दी डॉक्टर्स, बाय दी सोसाइटी। तो ये एक सबका मिलके कहते हैं ना कि कार्य करना है। केमिस्ट को भी चाहिए कि वो, क्योंकि एज पर लॉ तो उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए पेशेंट को, तो केमिस्ट का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेशेंट को भी ओवर द काउंटर यदि उनको खांसी जुकाम बुखार या कुछ इन्फेक्शन लगता है, लूज मोशंस है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, फीवर है, तो खुद से एंटीबायोटिक ना लें, क्योंकि वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, आपको फंगल हो सकता है, आपको प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो सकता है। तो डॉक्टर जो है प्रॉपर जांच के बाद आपको क्या दवा देना है वो आपको ठीक समय पर लेना जरूरी है। तो इसीलिए अभी हमने जो बार बार हम कहते हैं एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम, इसके लिए सरकार ने बहुत तेजी से इसके लिए कार्य कर रही है, जिसमें कि हम क्लिनिशियंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पेशेंट्स की अवेयरनेस कर रहे हैं और प्रोटोकॉल बनाए गए हैं कि कौन से इन्फेक्शन में कितनी मात्रा में कौन सा एंटीबायोटिक कितनी ड्यूरेशन के लिए देना है। जी डॉक्टर रहेजा, इसके बारे में विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर अनुपम प्रकाश से समझ लेते हैं कि डॉक्टर अनुपम प्रकाश, जब बात आती है कि इतनी भयावह स्थिति के मुहाने पर हम खड़े हुए हैं, जहां पर ऐसा लगता है कि शायद दवाएं, बहुत सारी संख्या में दवाएं ऐसी जो बेअसर होना शुरू हो जाए, तो क्या स्थिति होगी निश्चित तौर पर। तो ऐसे में जब बात होती है कि इस स्थिति से बचने के लिए देश दुनिया में क्या कुछ उपाय चलाए जा रहे हैं, क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, किस तरह से इस स्थिति से बचने की कोशिश की जा रही है? ऐसा है, बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर रहेजा, डॉक्टर सुरुचि ने भी कहा है कि बहुत ही एक भयावह स्थिति है। पिछले 25 साल में कोई भी नई क्लास ऑफ एंटीबायोटिक नहीं पाई गई है, हम लोग इजाद नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए कोई नई एंटीबायोटिक क्लास नहीं होने
की वजह से आगे चल करके हमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए हर स्तर पे बहुत काम हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है एक वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक पूरा मनाते हैं, जैसे कि डेज मनाते हैं, डायबिटीज डे है, एस्थमा डे है, ये सब मनाए जाते हैं। वैसे ही इसके लिए एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक बनाया जाता है, वो 18 से 24 नवंबर हर साल बनाया जाता है। 2015 में एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक पारित भी किया था सुझाव कि इसको बहुत ही संवेदनशील की तरह शीलता के साथ लेना चाहिए। और उसके तहत जो है, जैसे इस बार है, हम लोग बना रहे हैं कि हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस बढ़ाएं और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए रोकथाम करें। तो ये इसकी थीम थी। तो उस हिसाब से साल भर हम लोग एक्टिविटीज करते हैं, उस एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं, पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स किए जाते हैं और मेडिकल सीएमईज भी की जाती हैं। इसके अलावा जो है देश के लेवल पे, देश के स्तर पे, विभिन्न देशों के स्तर पे एक नेशनल एक्शन प्लान जो है WHO के गाइडेंस में बनाया गया था। तो वो हर जगह है, हमारे भारतवर्ष में भी है। तो एक नेशनल एक्शन प्लान एग्जिस्ट करता है, जिसे हम लोग NAP-AMR कहते हैं, नेशनल एक्शन प्लान फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। वो एक रहता है, उसमें ये सब चीजें हैं। एनिमल हस्बेंड्री जैसा कि लाइव स्टॉक और जो कैटल है उनके लिए भी गाइडेंस रहती है। वैसे ही जो डिस्पेंसिंग डॉक्टर रहेजा जैसे कह रहे थे, केमिस्ट वगैरह के लिए भी गाइडेंस रहती है। और हॉस्पिटल के स्तर पे एक हॉस्पिटल एंटीबायोटिक पॉलिसी बनाई जाती है, जो कि डॉक्टर रहेजा जिसको कह रहे थे कि एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम बनाया जाता है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए चैंपियंस भी बनाए गए हैं, जो कि इसको एडवोकेट करते हैं और वो अलग अलग राज्यों में रहते हैं, अपने संस्थान में रहते हैं। एक जैसा मैंने पहले बोला था, नेशनल एंटीमाइक्रोबियल सर्वेलेंस प्रोग्राम्स रहते हैं, वो भी चलते हैं, जिससे कि हम लोग देखते रहें कि रेजिस्टेंस कितनी ज्यादा बढ़ रही है। और इसी के तहत जो है, जो कानून है, जैसा कि कहा गया है, तो जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं उनके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो उसके पीछे एक लाल रंग की लकीर खिंची रहती है। उसका मतलब होता है कि वो ड्रग्स जो हैं, ये एंटीबायोटिक्स जो हैं, ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिए जा सकते। तो जब तक कि कोई क्वालिफाइड डॉक्टर इसको प्रिस्क्रिप्शन पे लिखेगा नहीं, तब तक ये केमिस्ट से नहीं दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। ऐसे ही एंटीबायोटिक्स के लिए एक शेड्यूल H और शेड्यूल H1 के तहत ये आते हैं। तो ये बिना प्रिस्क्रिप्शन सेल में नहीं इनकी अलाउड है। और जो H1 में आते हैं, जैसे कि डॉक्टर रहेजा, डॉक्टर सुरुचि कह रहे थे, कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो 3rd जनरेशन 4th जनरेशन होते हैं, उनको जो है शेड्यूल H से एक सब ग्रुप बना दिया गया, शेड्यूल H1। तो वो शेड्यूल H1 में आते हैं। उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर जिसने प्रिस्क्राइब किया है उसकी कॉपी केमिस्ट के पास रहनी चाहिए। कोई भी ऐसा केमिस्ट उसको नहीं कर सकता जिसके पास डिग्री नहीं है, और दुकान में ही रख करके उसका स्टॉक का उसका अकाउंटिंग भी करनी पड़ेगी, कितने दवाएं जो है या गोलियां हैं वो डिस्पेंस की गई हैं। तो रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन हाँ, जब तक हम लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, तो वैसे ही जैसे आप ये टोटल हेल्थ प्रोग्राम करके अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो जन समुदाय के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम लोगों को ये अवेयरनेस रहे, जागरूकता रहे, और हम लोग ना कम एंटीबायोटिक ले ना ज्यादा ले, जितनी देर के लिए लिखा गया है, और जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर लिखे तभी उसको ले। तो ये बहुत सारे लेवल पे, बहुत सारे स्तर पे इसका काम चल रहा है। और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, मैं मानता हूं कि इसका एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हम रोकथाम करने में सफल हो पाएंगे। जी, निश्चित तौर पर इस को लेकर के जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। डॉक्टर सुरुचि, जिस तरह से ये चर्चा आगे बढ़ रही है और जिस तरह से हमने अभी तक जाना समझा कि हर तरफ से कहीं ना कहीं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जब हम पेस्टिसाइड्स से लेकर के और जल तक हमारा प्रदूषित हो रहा है, इसको लेकर के किस तरह से इससे बचा जाए। और ख़ासतौर पर जो आम लोग हैं या जो डॉक्टर जनित है, कई बार जो इसको इस पे कई बार आप ये भी देखने में आते हो कि जो जिसको कोएक्स कहते हैं या झोला छाप डॉक्टर हैं, लोग उनके पास पहुंच जाते हैं दवाइयाँ लेने के लिए। तो किस तरह से इन सारी स्थितियों से बचा जाए और एक क्वालिफाइड डॉक्टर की पहचान कैसे हो, लोग कैसे क्वालिफाइड डॉक्टर तक पहुँचे। और दूसरी बात, जो डॉक्टर्स हैं उनको भी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि इन स्थितियों से हम बच सकें। बिल्कुल सही बात है। और जैसे आपने ये कहा कि हम जल से लेकर हमारे फूड तक सब प्रदूषित हो रहा है इस एंटीबायोटिक की वजह से। इसमें मैं कहना चाहूंगी, जो हमारे एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम जो चल रही है, WHO द्वारा चलाई जा रही है, और नेशनल प्लान्स भी हैं हमारे उसमें,
उसमें यही हम सिखाते हैं, हम अवेयर करते हैं अपने डॉक्टर्स को कि आप हैंड हाइजीन प्रैक्टिस फॉलो करिए, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को बीमारी मत पहुंचाइए, प्लस आप इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज रखिए अपने हॉस्पिटल में। एक्चुअली ये सब बहुत ही, हम कहते हैं अगर रेजिस्टेंट बग घूम रहा है अस्पताल में तो हमें इसको एविडेंस बेस्ड करना पड़ता है। एविडेंस बेस्ड मतलब कि आप अपने 3 साल की स्टडी निकालिए अपने अस्पताल में कि कितने मरीज इससे संक्रमित हुए हैं, वो एविडेंस आपको दिखाना पड़ेगा फॉर अवेयरनेस। सो इट इज कॉल्ड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। यू हैव टू शो द डाटा कंपाइल करिए अपने अस्पताल में, जो कि पॉलिसी ये स्टूवर्डशिप प्रोग्राम के अंतर्गत ये आता है। ये अवेयरनेस है, डाटा कलेक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स, आपके कितने और पेशेंट इससे मर चुके हैं या मर रहे हैं, वो आपको दिखा के अपने डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स को अवेयर करना पड़ेगा। हैंड हाइजीन की स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, प्लस एंटीबायोटिक पॉलिसीज जो हम कहते हैं कि ओवर द बेड अगर हमारे पास आईसीयू में मरीज आ गया है तो हम 7 एंटीबायोटिक्स एक साथ चला देते हैं बिना सोचे कि कौन किसके साथ क्या रिएक्ट करेगा। तो अगर एक एंटीबायोटिक पॉलिसी एक हॉस्पिटल में, एवरी हॉस्पिटल शुड हैव, चाहे वो सीएचसी पे हो, चाहे पीएचसी पे हो, चाहे रेफरल सेंटर पे हो, एक एंटीबायोटिक पॉलिसीज होनी चाहिए, जैसे कि विदेशों में देखा जाता है। विदेशों में क्या होता है कि आप प्राइमरी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास सेट गाइडलाइंस है कि उसको यही दवाई देनी है। तो एक गाइडलाइंस, एक पॉलिसी होती है कि यही दवाई देंगे। जब वो पेशेंट उन दवाइयों से नहीं ठीक होता है तब उसको आगे रेफर किया जाता है। जी। इंडिया में ये चीज नहीं देखी जाती है, थोड़ा मिसिंग है, बिकॉज हम एविडेंस अभी पूरी तरीके से नहीं दे पाए हैं कि दिस आर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंड यू हैव टू डू दिस, तभी आप इतनी मोर्टेलिटी रोक सकोगे, इतने जनहित की जो मौतें हो रही हैं वो आप रोक सकोगे, तभी आप कर सकोगे। तो ये एक एविडेंस देना पड़ेगा हमें थ्रू नेशनल एक्शन प्लान्स। प्लस हम इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज लाइक बायोमेडिकल वेस्ट कैसे हम फेंके, कूड़ा का जो हॉस्पिटल से निकल रहा है वो सोसाइटी में कैसे जाना चाहिए, जो ऑर्गेनिज्म से मिले हुए जो सीवर लाइन में चले जा रहे हैं हॉस्पिटल से, वो कैसे सोसाइटी तक ना पहुंचे, इन सब पे स्ट्रिक्ट एक्शन एंड पॉलिसीज होने हैं। अभी गवर्नमेंट के रूल्स आ गए कि शेड्यूल H और H1 ड्रग्स को आप नहीं सप्लाई कर सकते विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बट स्टिल हमारे यहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज नहीं आई है। तो एक लीडरशिप इस प्रोग्राम में बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्लेस किया जाए कि ये नहीं कर सकते। देन ये ओवर द इयर्स, ये एक साल में नहीं जाएगा, ओवर द इयर्स बहुत ही इस पे वर्क करना पड़ेगा एंड देन ओनली वी कैन स्टॉप। प्लस हमें अपने किसानों को, फार्मर्स को, जो मछली पकड़ते हैं उनको, और जो क्रॉप्स उगाते हैं किसान भाई लोग को, उन लोग को ये समझाना पड़ेगा कि ये सिर्फ एंटीबायोटिक्स देने से उनका प्रोडक्शन मिल्क बढ़ रहा है, वो पॉजिटिव की तरफ, अपने प्रॉफिट की तरफ ज्यादा सोच रहे हैं। ये डिसबैलेंस, इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में, उनको भी अवेयर करना पड़ेगा। और हेल्थ केयर सिस्टम तो है ही अवेयर, और एक साथ फार्मर्स को भी अपने अवेयर करना पड़ेगा इस चीज में। जी, निश्चित तौर पर। और दरअसल 9 बज चुके हैं और हम अपने दर्शकों को एक खबर भी बता दें, और जिस तरह से हमने शुरू में बताया कि कोरोना से जो हमारी जंग है वो लगातार जारी है, और उसके लिए वैक्सीनेशन का जो हमारा कार्यक्रम है उसको विस्तार दिया गया है। और आज जो कोविन ऐप है उस पर 15 से 18 वर्ष के जो आयु वर्ष के बच्चे हैं उसके बीच के, वो कोविन ऐप पर रजिस्टर कर सकते हैं 9 बजे से। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर RS शर्मा जुड़े हुए हैं, जो कि CEO है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के। बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले हम ये आपसे जानना समझना चाहेंगे कि ये जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं वो किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपनी वैक्सीनेशन के लिए, और क्या दूसरे तरीके हैं कोविन ऐप के अलावा, वो और कहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कैसे लोग इस पे अपने आप को उपलब्ध कराएं इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए दूरदर्शन पर। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह है कि जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन 3 तारीख से शुरू हो जाएगा, और उसके लिए कोविन जो प्लेटफॉर्म है उस पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुका है। अभी इनफैक्ट रात के 12 बजे से हमने उसको ऑन कर दिया था, और मुझे लगता है अभी उपलब्ध हो गया होगा, और सवेरे से ही उपलब्ध है। दूसरा जो काम है कि भाई कोई भी व्यक्ति न केवल कोविन के वेबसाइट पर, बल्कि आरोग्य सेतु जो ऐप है हमारा उस पर, और बाकी सारे जितने एप्लीकेशंस हैं जो हमसे कोविन से जुड़े हुए हैं
उनमें किसी पर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर के जा करके आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। 3 तारीख से अपॉइंटमेंट मिलेगा। अब तक केवल कोवैक्सीन ही दवा है जो बच्चों के लिए मंजूर की गई है। जैसे जैसे और दवाएं आती जाएंगी वैसे वैसे हम अपने प्लेटफॉर्म पर उनको दिखाते जाएंगे जी। दूसरी बात यह है कि वो जरूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करा के ही जाएं। अगर कहीं पर वैकेंसी है किसी पर्टिकुलर जगह में तो वहां पर बिना रिजर्वेशन के या बिना अपॉइंटमेंट के भी जा सकते हैं, वॉक इन जिसको बोलते हैं, तो वॉक इन में भी अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। ये बेसिक बातें हैं 15 से 18 साल के बच्चों के लिए। जो बच्चे 31 दिसंबर 2007 से पहले पैदा हुए हैं वो सारे लोगों के लिए ये वैक्सीन उपलब्ध है जो बच्चों के लिए मंजूर की गई है। और उसके बाद 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं और हेल्थ केयर और हमारे जो बाकी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको 10 तारीख से ये वैक्सीनेशन उपलब्ध होगा। अगर 60 साल से ऊपर के आपको कोमॉर्बिडिटी है या फिर फ्रंट लाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर है तो आपको ये उपलब्ध होगा। तो हमारा कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है। आप जानते हैं कि 145 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन हम लगा चुके हैं देश में। 90% के लगभग एडल्ट पॉपुलेशन हमारी वैक्सीनेटेड हो गई है और वैक्सीन ही वर्तमान में सबसे कारगर उपाय है इस महामारी से लड़ने का। जी, निश्चित तौर पर सबसे कारगर उपाय है इस महामारी से लड़ने का। डॉक्टर आर एस शर्मा, कोविन पर मेरे ईमेल लोग कर रहे हैं कि कोविन पर रजिस्टर कैसे करें, और दूसरी चीज़ ये भी जानना चाह रहे हैं कि जो बच्चे हैं और जिनके पास आधार नहीं है वो क्या करें, क्योंकि कौन कौन से आईडी प्रूफ जो है दूसरे वो मान्य होंगे, इस तरह के सवाल लोग पूछ रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कोविन पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई नई चीज नहीं करनी है। अपने माता पिता को अगर मान लीजिए 2 लोग रजिस्टर हो चुके हैं उस पर्टिकुलर फोन से और वैकेंसी है उसमें एक फोन से, जैसा आप जानते हैं 4 लोग तक रजिस्टर हो सकते हैं, तो वो 2 बच्चे भी उन पर रजिस्टर हो सकते हैं। और अगर ये पूरा फुल हो गया है 4 का कोटा किसी पर्टिकुलर फोन पे, तो दूसरा फोन इस्तेमाल करके एक नया अकाउंट खोल के आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अपना फोन नंबर डालिए, ओटीपी डालिए। अगर आपका अकाउंट पहले से इस फोन नंबर पे एग्जिस्ट करता है तो वो आपके सामने डैशबोर्ड की तरह खुल जाएगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो नए सिरे से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस है जी। दूसरा सवाल जो आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों को क्या क्या आइडेंटिटी पेपर्स दे सकते हैं। तो पहला तो आधार है, और अगर किसी के पास आधार नहीं है तो मान लीजिए उसके पास वोटर आईडी कार्ड तो होगा नहीं क्योंकि 18 वर्ष से कम का बच्चा है। उसी प्रकार से हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस भी उसके पास ना हो। लेकिन अब जो है स्टूडेंट का जो आईडी कार्ड है, स्टूडेंट की जो आइडेंटिटी है, उसको भी मान्यता हम लोगों ने दी है, जिससे कि वो उसके माध्यम से भी उसको भी दिखा करके वैक्सीनेशन ले सकते हैं। जी, इसके साथ ही साथ क्या स्कूलों में भी इस तरह का, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आगे भविष्य में क्या स्कूलों में भी इस तरह के जो वैक्सीनेशन ड्राइव्स है उनको चलाया जाएगा? और एक बात, जिस तरह से जब वैक्सीनेशन प्रोसेस की शुरुआत हुई थी तो एक वैक्सीन जो हेजिटेंसी थी जो दिखी थी, बाद में ये ज़रूर है कि वो वैक्सीन ईगरनेस तक पहुंच चुकी है। तो ये वैक्सीन ईगरनेस बच्चों तक कैसे लाएंगे? क्या अगर कोई ज़रा भी संशय किसी के मन में या पेरेंट्स के मन में है तो वो उसको कैसे दूर करेंगे? उसके लिए भी क्या कुछ सोचा है? देखिए, कोई संशय की बात नहीं है। ये निश्चित रूप से, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वैक्सीन सबसे प्रभावी माध्यम है इस बीमारी से लड़ने का। और जो वैक्सीन मंजूर की गई है बड़े ड्यू डिलिजेंस के बाद हमारे रेगुलेटर के द्वारा मंजूर की गई है बच्चों के लिए, तो इसमें कोई शंका और उसकी बात नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरती है इसकी जो मंजूर होने की प्रणाली है, इसलिए इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। और दूसरे नंबर, ये जो आपने कहा, जहां तक स्कूलों में वैक्सीनेशन की बात या बाकी जो चीजें हैं, तो हमारी राज्य सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं हर तरह से लोगों तक पहुंचने का, चाहे वो स्कूलों में हो या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से कॉलोनीज में हो। तो बहुत तरह के तरीके लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि 145 करोड़ का आंकड़ा कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए। और ये उपलब्धि तभी संभव हुई है जब हर स्तर पर हमारे डॉक्टर्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमारी नर्स बहनें, उन सब लोगों ने बहुत प्रयास किया है। अथक प्रयास के कारण ही ये आंकड़ा हम प्राप्त कर पाए हैं। तो निश्चित रूप से न इसमें कोई डरने की जरूरत है,
और दूसरे नंबर राज्य सरकारें अपनी तरीके से लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं और करती रहेंगी, और हमारे पास अवेयरनेस जनरेट करने के लिए भी हम सारे माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, जो 60 साल के एज के लोग हैं, उससे ऊपर के लोग जो कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ, और इसके साथ ही साथ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जिनको 10 तारीख से टीका लगने की बात कही जा रही है, वो क्या उनका भी रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा? क्या वो भी रजिस्टर करा सकते हैं, और क्या यही प्रोसेस उनका भी होगा? और दूसरा एक और सवाल है साथ साथ कि इनके बीच में एलिजिबिलिटी कैसे तय करेंगे कि कौन पहले प्रायोरिटी, बल्कि किसको कहते हैं कि उसको प्रायोरिटी बेसिस कैसे तय करेंगे, किसको पहले लगेगी, किसको बाद में लगेगी? देखिए, जहां तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है तो वो सारे लोग रजिस्टर्ड हैं। वो सारे लोग जो है अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो उनके अकाउंट खुल जाएंगे। जिन लोगों ने 2 बार टीका लगा लिया है, चाहे वो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हों या फ्रंट लाइन वर्कर्स हों, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नए सिरे से नहीं है। लेकिन उनको अपॉइंटमेंट लेना होगा, कहाँ पर वो लगवाना चाहते हैं, किस दिन लगवाना चाहते हैं, कहाँ वैकेंसी है, उसके माध्यम से अपॉइंटमेंट उनको जरूर लेना होगा। और अगर अपॉइंटमेंट नहीं भी लेना चाहते हैं तो जाके वॉक इन में करवा सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी का जहां तक सवाल है, सबको बराबर प्रायोरिटी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर लगता है, ये हमेशा से लगता रहा है। तो जब आप अपना रिजर्वेशन करवा लेंगे तो उस जगह पे तो उस दिन निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं चांस लेना कि भाई कहीं जगह खाली है, वहां चले जाएं, तो वहां भी अगर खाली जगह होगी तो वहां भी मिल जाएगा। सेकेंड डोज से और इसके बीच में कोई अंतराल समय भी तय किया गया है, जो सेकेंड डोज के बाद कितना अंतर होना चाहिए? जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा 9 महीने का समय निर्धारित किया गया है, और 9 महीने में करीब 39 सप्ताह होते हैं। आप जानते हैं साल भर में 52 सप्ताह होते हैं, तो जो 3/4 साल है, 9 महीने, उसमें 39 वीक्स होते हैं। तो जब आखिरी टीका लगा है उससे 39 वीक्स जो है बीत जाने पर ये टीका ड्यू हो जाता है। और हम ये प्रबंध कर रहे हैं कि अपने आप ही जिन लोगों को 2 बार टीके लग चुके हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, या जो फ्रंट लाइन और हेल्थ केयर वर्कर है, उनके पास अपने आप ही हम SMS से मैसेज दे रहे हैं। जिन लोगों ने 9 महीने कंप्लीट हो गए सेकंड डोज के बाद, उनको हम SMS देंगे और कहेंगे कि आपका ड्यू हो गया है, आप अपना अपॉइंटमेंट ले लीजिए कोविन के माध्यम से, या फिर आप अपना चाहे तो जा करके अपने नियर बाई केंद्र पर वैक्सीनेशन करवा लीजिए, अगर वहां पे वैकेंसी हो तो। डॉक्टर शर्मा, आपका संदेश क्या देना चाहेंगे, जो खास तौर पर बच्चों के लिए, जो 15 साल से 18 साल के बच्चे हैं, जो वैक्सीनेट करवाना चाहते हैं? देखिए, मैं तो शुरुआत से हमेशा, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते रहे हैं कि बहुत प्रभावी है हमारा वैक्सीनेशन कार्यक्रम, और वैक्सीनेशन ही बहुत इफेक्टिव मदद करेगा इफेक्टिवली हमको। तो सारे लोग बिना हेजिटेट किए हुए, जब जो एलिजिबल लोग हैं, जिन लोगों को भारत सरकार ने पूरा फ्री वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में सब लोग हिस्सा लेकर के तभी एक प्रभावी तरीके से अपने देश को हम इस महामारी से सुरक्षित कर सकेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मा इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर हमारे दर्शक इससे लाभान्वित हुए होंगे, और जो 15 साल से 18 साल के बच्चे हैं वो अपना रजिस्टर करा सकेंगे, और वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, जिसको विस्तार दिया जा रहा है, वो और गति पकड़ेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मा। और हम अपने जो कार्यक्रम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर अनुपम प्रकाश के पास चलते हैं। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, जब हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं, इसी टॉपिक से इसको और आगे बढ़ाते हैं, वैक्सीनेशन का देखिए इतना प्रोसेस चल रहा है, उसको विस्तार दिया जा रहा है। कोरोना काल के दौरान, या ये कहा जाए कि कोरोना का एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर प्रभाव, इसको कैसे जानना समझना चाहेंगे, कैसे बताएंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निखिल जी आप। कोरोना वायरस जो है, तो कोरोना वायरस है, एक तो हम ध्यान रखें, और वायरस के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स नहीं हैं। और जब हम खास तौर से एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की बात करते हैं तो हम आम तौर पे एंटीबायोटिक्स सबसे ज़्यादा, और जैसा कि डॉक्टर सुरुचि ने कहा, कभी कभार एंटी फंगल्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास एंटीवायरल बहुत सक्षम नहीं है, कुछ एक बीमारियों के अलावा बाकी नहीं है। अब कोरोना वायरस के अगेंस्ट भी आपने देखा कि हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि कोई नए दवाएं आ जाएं जो कि असरदार हों, लेकिन 100% असरदार दवा अभी तक नहीं है हमारे पास। लेकिन क्योंकि एक वैश्विक महामारी थी और कोरोना से काफ़ी मानव जाति को नुकसान भी हुआ है, हताहत भी हुए हैं बहुत लोग, तो उसकी वजह से जो जितना पैनिक था, जितना ज़्यादा डर था उससे,
और बीमारी से बचने का जो सबका जज्बा था, तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ली गई हैं। आज की तारीख में भी लोग ज़रा सा भी नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, ये सारी दवाएं खा रहे हैं जो कि एंटीवायरल नहीं हैं और जिनका असर कोरोना में कारगर नहीं है। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा कारगर एंटीबायोटिक्स या एंटीहेल्मिंथिक ड्रग्स हैं जो कि इनका असर बाकी बीमारियों में अच्छा रहता है। क्योंकि लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा पिछले 1.5-2 साल में इस्तेमाल हुई हैं कोरोना के रोगियों में, खुद ब खुद लोग खा रहे हैं और दी भी गई हैं। जब कुछ नहीं होता है हमारे पास देने के लिए तो कई बार हम लोग एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत ओवर यूज हुआ है। जैसा कि हम बात कर रहे थे, तो जुडिशियस यूज या समय के हिसाब से अनुकूल परिस्थितियों में जो चीज़ ज़रूरी है वही यूज़ करने की जगह हम लोगों ने इसको बहुत आयत में इस्तेमाल किया है जहां ज़रूरी नहीं था और जहां कारगर होने की संभावना बहुत कम थी जी। तो उसकी वजह से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और ये जो दवाएं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई हैं, खास तौर से ये दवाइयाँ स्टीरॉइड्स के साथ भी यूज हुई हैं, क्योंकि जो गंभीर मरीज थे उनमें स्टीरॉइड्स दिए गए थे और उनके साथ यूज हुई हैं। और इसकी वजह से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे प्रतिकूल प्रभाव तो ज़रूर पड़ेगा, मेरा मानना यही है जी, निश्चित तौर पर। और डॉक्टर सुरुचि, मुझे बताया गया कि डॉक्टर सुरुचि का अपॉइंटमेंट भी है और वो उनको कहीं जाना है, तो डॉक्टर रहेजा आपके पास आए। इससे पहले डॉक्टर सुरुचि से हम कुछ जानकारी जो ज़रूरी है वो ले लें। डॉक्टर सुरुचि, जब हम बात कर रहे हैं कि एक तरह से दवाएं लगातार बेअसर हो रही हैं, तो क्या नई ड्रग्स इस एरा में कौन सी आ रही हैं और किस तरह से जो नोवेल ड्रग्स की बात करते हैं हम, वो कौन सी हैं? और दूसरी बात, क्या रिसर्च और डेवलपमेंट नई दवाओं को लेकर के और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ चल रहा है इस फील्ड में? बिल्कुल ठीक बात है। जब भी हमारे पास कोई परेशानी आती है तो रिसर्च इज द ओनली मोड हम जब एक हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं जी। जैसा कि एंटीबायोटिक्स बताया गया, एंटीबायोटिक्स बहुत क्लास में चलती है। एंटी माइक्रोबियल्स की एक क्लास होती है, लाइक जिसमें क्यूनोलोन्स होते हैं, एमिकासेंस होते हैं, कार्बापेनम्स होते हैं, तो एक क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स होती है। ये सच बात है कि हमें कोई नई क्लास हमें नहीं मिल पाई है, तो हम इन्हीं क्लास में इन्हीं के आप कह सकते हैं इन्हीं के सिबलिंग्स, इन्हीं के ब्रदर सिस्टर्स हम बनाते चले जा रहे हैं। और उन्हीं क्लासेस में हमें बहुत सी ड्रग्स, जैसे हम टीबी में नया ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग्स है वो रेजिस्टेंट हो गई। लाइक हम लिनिजोलिड्स ले रहे हैं, हम प्रेटोमेनिसिड ले रहे हैं, हम आपकी जो हमारी ये क्यूनोलोन्स की हायर ड्रग्स हम ले रहे हैं, लाइक सिप्रोफ्लॉक्सिसिन से ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस आ चुका है, तो हम बहुत हायर क्लास ऑफ ड्रग्स में जा रहे हैं। लाइक हम जो MRSA में यूज करते हैं स्टैफ ऑरियस के अगेंस्ट, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीनॉक्सिन, हम यूज कर रहे हैं। और ये सब अप्रूव हो गई हैं, FDA WHO अप्रूव्ड हो गई हैं और ये मार्केट में इन सर्कुलेशन है। इनके अलावा भी बहुत सी एंटीबायोटिक्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो डेली ढूंढे जा रहे हैं कि हम इनको कैसे इस रेजिस्टेंट बग के अगेंस्ट हम यूज कर सकें। और भी क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स है, लाइक इरावैसाइक्लिन्स हैं, आपकी टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की है जो हम यूज करते हैं। निमोनिया खासकर जिसमें बहुत सी दवाइयाँ कारगर नहीं रह गई हैं, उसमें हम ओमिडैक्टिलीन नई काइंड ऑफ ड्रग्स है जिसको हम यूज में ला रहे हैं। लेकिन जब तक एक ट्रायल होता है, इन ड्रग्स को पहले ट्रायल किया जाता है कुछ मरीजों पे, और जब उनका सही रिस्पांस देखा जाता है तभी ये सब यूज के लिए निकाला जाता है। तो ये ड्रग्स अप्रूव हो गई हैं। अब कैसे ये इंडियन सेटिंग में काम करेगी, कैसे किसी और एरिया के सेटिंग में काम करेगी, ये अभी देखना इसका बाकी है। एमिकासिन्स बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारे ICU में, तो इसकी लाइपोसोमल फॉर्म्स भी अवेलेबल आ गई हैं। इसी तरह एंटी फंगल्स में भी बहुत हायर डोजेस हम देख चुके हैं, हायर मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग्स देख चुके हैं। ये बात सही है कि एंटीवायरल के लिए हमारे पास बहुत एग्जिस्टिंग, बहुत ही कम, आपने कोरोना में भी देखा हम रेमडेसिविर पे चले गए, कुछ नए ड्रग्स पे चले गए, बट बहुत अच्छी एंटीवायरल्स अवेलेबल नहीं है। और किस तरीके से एंटीवायरल का रोल आता है ये भी बहुत क्लियर नहीं आता है। जब भी कोरोना में ही हमने देखा, जब एक पेशेंट भर्ती होता है तो सिर्फ वो कोरोना वायरस से नहीं भर्ती होता, उसको सेप्सिस हो जाता है और तरह के इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम उसको ओवरलोड करते हैं एंटीबायोटिक्स से। और सिंस हम इतना ज्यादा कोरोना में ओवर यूज किए एंटीबायोटिक्स का कि जो नॉर्मल मरीज जो भर्ती हो रहा है वही उसको रेजिस्टेंस होता चला जा रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट में भी काफी फर्क देखा गया है इस वजह से कि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हो पा रहा है।
जी डॉक्टर सुरुचि, निश्चित तौर पर तो इस स्थिति से निपटने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, आपने जो अपना वैल्यूबल टाइम निकाला, हमारे दर्शकों को इतना जानकारी दी। डॉक्टर रहेजा, आपके पास आते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं वर्तमान स्थिति। अगर बैक्टीरियल जब हम ड्रग रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया की बात करते हैं, और ख़ास तौर पर लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि टीबी को लेकर के किस तरह से ड्रग्स रेजिस्टेंस हो रही हैं, एमडीआर एक्सडीआर की स्थिति बन रही है। आपने भी इस चर्चा को उठाया था, जिस बात पूरी नहीं हो सकी। इस पर थोड़ा विस्तार दीजिए, कितनी भयावह ये स्थिति है और इससे कैसे निपटा जा सकता है, क्या कुछ किया जाना चाहिए? हाँ, अभी देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, इतना ज्यादा अधिक हो गया है और उसकी जो मेजर वजह है कि जो टीबी के पेशेंट हैं, जब उनको हम एंटीबायोटिक शुरू करते हैं तो उसके लिए हम पहले 2 महीने 4 एंटीबायोटिक देते हैं, फिर उसके 4 महीने 2 एंटीबायोटिक कंटिन्यूस लेनी होती है। तो हमने अक्सर पाया कि काफी मरीजों ने क्या किया, शुरू में जब दवाई ली तो उनके सिम्टम्स ठीक हो गए, खांसी, जुकाम, बुखार, तो भूख लगने लगी, वेट बढ़ने लगा, तो उनको फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आई। तो ऐसे में पेशेंट सोचता है कि अब तो मैं ठीक हूं, अब मैं दवाई क्यों खाऊं। तो काफी मरीजों ने जब वो दवाई खाना बंद कर दिया बीच में, तो उसके बाद देखा गया कि जो बैक्टीरिया लेफ्ट आउट थे, उन्होंने जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है टीबी का, उसके लिए वो रेजिस्टेंस हो गए और उन्होंने हमें उनको ठीक करने के लिए नया सेट ऑफ एंटीबायोटिक देना पड़ता है, जिसमें कि बहुत ही एक्सपेंसिव मेडिसिन है, उनकी ड्यूरेशन ज्यादा है, उनके साइड इफेक्ट ज्यादा है और वो कई बार 1 से 2 साल तक देनी पड़ती हैं। तो ये सारी बातें हैं। हमें ये समझना है कि यदि हम इस तरह से इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं एंटीबायोटिक का, तो हम पाएंगे अपने आप को कुछ एक दशकों के बाद में भी 2050 तक कि वी आर लिविंग इन द पोस्ट एंटीबायोटिक वर्ल्ड, कि अब भी कोई एंटीबायोटिक कार्य नहीं करे। क्योंकि यदि हम देखें पिछले 25 साल में, जैसे डॉक्टर अनुपम ने बताया कि कोई भी नया ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक डेवलप नहीं हुआ है। तो हम जो एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक है, इसका हमें ठीक से यूज करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। और इस बार भी 18 से 24 नवंबर 2021 में WHO ने और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस, ये उनका थीम रहा है। थीम है स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस, जिसमें कि हम पूरे हेल्थ केयर वर्कर्स, स्टेक होल्डर्स, पॉलिसी मेकर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल्स और जो पब्लिक है अवेयरनेस, उनको अवेयरनेस किया जा रहा है कि आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कैसे रोकना है। एंटीबायोटिक का मतलब है कि जो दवाएं बैक्टीरिया को, या तो हमारे शरीर में जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है उसको किल कर देती हैं या उसका मल्टीप्लिकेशन रोक देती हैं, बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। और जो एंटी माइक्रोबियल जो कहते हैं जब, तो वो एक ब्रॉडर टर्म हो जाती है, जिसमें कि हम एंटी वायरल भी लेते हैं, एंटी फंगल भी लेते हैं और एंटी प्रोटोजोवल भी लेते हैं। तो यदि आप देखें, कोरोना के टाइम पे भी कुछ एक एंटीबायोटिक दी गई, जैसे डॉक्टर अनुपम ने बताया, तो बाद में पाया गया कि वो एंटीबायोटिक इतनी दूसरे इन्फेक्शंस में काम नहीं कर पाती हैं। तो ये भी देखा गया है कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक ज्यादा इफेक्टिव रहती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, उसको ये एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहती हैं। जैसे पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ ड्रग, पेनिसिलिन 1928 में डिस्कवर हुई, 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इट वॉज ए मिरेकल ड्रग, इट वॉज ए लाइफ सेविंग ड्रग, लाइक इट वॉज बीइंग यूज्ड। और ओवर द ईयर अभी भी देखिए आप, पेनिसिलिन हम देते हैं लेकिन उसकी कई अलग अलग फॉर्म्स आ गई हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें एंटीबायोटिक, कौन सा एंटीबायोटिक कब देना है, कितनी मात्रा में देना है, कितनी ड्यूरेशन के लिए देना है, ये हमारे लिए एक बहुत अहम प्रश्न है। और मैं अपने डॉक्टर्स फ्रेंड्स को भी, हमारी यही राय है कि आप भी, जैसे हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि आईसीयूज में रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बहुत जल्दी डेवलप होते हैं, तो हॉस्पिटल की हाइजीन, क्लीनिंगनेस, डॉक्टर्स को हाथ धोना, पेशेंट्स को हैंड हाइजीन को मेंटेन करना, वाटर हाइजीन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हाइजीन, इवन एयर हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि और वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो हमें देखना है कि यदि आपको इन्फेक्शन ही नहीं होगा, यदि आप इन्फेक्शन से बच जाते हैं, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कम होगा। और पर्टिकुलरली क्या देखा गया कि वायरस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक कम इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि वायरस एक प्रोटीन है और जैसे हम देखते हैं आरएनए वायरस बहुत जल्दी जल्दी कैरेक्टर चेंज करता है, और एंटीबायोटिक प्रोटीन्स वाले जितने भी वायरसेस टाइप के ऑर्गेनिज्म है, इनके अगेंस्ट कम कार्य करती हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर चले जाते हैं और अपना सेल्स को ओवरटेक कर लेता है वायरस। तो ये एक ऐसी स्थिति है जबकि हमें
कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी एंटी माइक्रोबियल खुद से नहीं लेना चाहिए। ये टेक होम मैसेज होना चाहिए हमारा आज का। कोई भी यदि आपको बीमारी है इस समय, क्योंकि कोरोना है तो इस समय आपको कोरोना भी हो सकता है, जिसके लिए प्रॉपर जांच करना जरूरी है। आपको न्यूमोनिया हो सकता है, आपको साधारण कॉमन कोल्ड हो सकता है, आपको साधारण वायरल फीवर हो सकता है, सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, बीच में डेंगू भी काफी ज्यादा था, और इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस और ये एलर्जीज, ये सारी बीमारियां हैं। एयर पोल्यूशन से भी गले में खराश होती है, एलर्जी और खांसी जैसे लक्षण आते हैं, सांस फूलता है, कई बार अस्थमा के अटैक्स हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें इस समय ऐसी हैं कि जो हमें बहुत ध्यान से चलना है। और जब भी हमें खांसी जुकाम बुखार होता है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि नजदीकी अस्पताल या हेल्थ केयर फैसिलिटी में, जहां की सरकार के द्वारा है डायग्नोसिस, कंसल्टेशन, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट सब कुछ मुफ्त दिया जाता है, उसका लाभ उठाएं। खुद से दवाई ना लें, ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें, क्योंकि आज के मौसम में यदि आप देखें कुछ एक एंटी माइक्रोबियल के अलावा इबुप्रूफेन, एस्प्रिन, ये दवाइयां हमें नुकसान भी दे सकती हैं। डॉक्टर रहेजा, इस तरह के भी सवाल आ रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी लगातार जिसकी चर्चा है, क्या उसके साथ में क्या इसका कोई, जब उनकी दवाएं चलेंगी तो उसका किस तरह से असर हो सकता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि देखिए ओमिक्रॉन एक नया वायरस है और इसके साथ अभी तक जो हमने देखा है 70% पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हैं, 30% में माइल्ड लक्षण है, लेकिन इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो अभी तक ये हमें समझना चाहिए कि हमें इसके लिए खुद से कोई एंटीबायोटिक अलग से लेने की जरूरत नहीं है बिना किसी डॉक्टर की राय के, क्योंकि इसके लिए ये देखा गया कि हम जो देख रहे हैं, जो ज्यादातर पेशेंट हैं वो सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो रहे हैं। अपना इम्यूनिटी लेवल अच्छा रखें, गर्म पानी पीते रहें, स्टीम लेते रहें जी, योगा करें और एक्सरसाइज करें, खाना अच्छा खाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क अवश्य पहने। जो मैं बार बार समझाता हूं कि मास्क ये हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो कि हमें कोरोना से बचाएगा, निमोनिया से बचाएगा, सीजनल इन्फ्लुएंजा से बचाएगा, वायरस इन्फेक्शन कोई भी है, कॉमन कोल्ड, उससे बचाएगा, बचाएगा, पॉल्यूशन से बचाएगा। तो सबसे जरूरी बात है यदि हम इन्फेक्शंस को रोक सकते हैं बाय प्रॉपर हैंड हाइजीन, बाय प्रॉपर एनवायरमेंटल हाइजीन, बाय इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर इन द हॉस्पिटल, प्रॉपर हॉस्पिटल हाइजीन, वाटर हाइजीन और इवन एयर हाइजीन, आई विल से। जी, हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। हमें इन्फेक्शन कम होगा तो बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशंस भी कम होंगे, क्योंकि देखा गया ज्यादा म्यूटेशन कब होता है, जब ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन होता है। जैसे कोरोना में ओमिक्रॉन क्यों आया, क्योंकि हमने ट्रांसमिशन होने दिया। जब हम ट्रांसमिशन ऑफ वायरस को रोक देंगे तो वायरस के अंदर भी म्यूटेशंस होने कम हो जाएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनुपम, जब हम बात करते हैं एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स के, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, समय हमारे पास लगभग खत्म हो गया। बहुत संक्षेप में आप में जवाब चाहेंगे। कुछ लोग लिख रहे हैं कि वो जैसे डायबिटीज़ की दवा रेगुलर लेनी होती है, ब्लड प्रेशर की दवा रेगुलर लेनी होती है। कुछ एक लोग इसमें जोड़ रहे हैं कि जैसे वो एसिडिटी की भी दवा ले लेते हैं, अक्सर ले लेते हैं। तो क्या इससे भी कोई असर हो सकता है या इन दवाओं से कोई खतरा नहीं है? हाँ, हमें जब भी एंटीबायोटिक लिखा जाए तो हमें हमेशा पूछना चाहिए डॉक्टर से कि कैसे लेना है। कुछ दवाएं जो हैं भूखे पेट लेनी चाहिए, कुछ दवाएं खाने के बाद लेनी चाहिए। आमतौर पे भूखे पेट लेना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर साहब से हमेशा पूछें एंटीबायोटिक किस हिसाब से लेनी है। तो वो भूखे पेट लेना ज़्यादा असरदार रहता है। 99% जो दवाएं हैं एंटीबायोटिक्स वो भूखे पेट ही ली जाती हैं। दूसरी चीज़ है, ये ध्यान रखें जब भी आपको एंटीबायोटिक लिखा जाए तो जन समुदाय से मैं कहूँगा हमेशा डॉक्टर से पूछिए क्या हमें एंटीबायोटिक लेना ज़रूरी है। आज की तारीख में हमारा चलन बदल गया। जब भी एंटीबायोटिक नहीं लिखी जाती है तो हम डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक नहीं लिखी आपने, और नहीं तो हम सोचते हैं डॉक्टर ने गलती कर दी है, छोड़ दी है। तो ये हमें थोड़ा रवैया बदलना पड़ेगा। आज का मेरे ख्याल से प्रोग्राम का सबसे जरूरी अहम हिस्सा है कि जब भी एंटीबायोटिक लिखी जाए तो आप जरूर पूछें कि एंटीबायोटिक लेना कितना जरूरी है और कितने दिन लेना है। तो ना एंटीबायोटिक ज्यादा दिन लेना है ना कम दिन लेना है। जितने दिन डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करें उतने दिन के लिए ही एंटीबायोटिक लें।
मेरे ख्याल से संक्षेप में मैं यही जवाब देना जी चाहूँगा। बिल्कुल, और यही हमारा आज का संदेश भी होगा इस कार्यक्रम से। जैसा कि डॉक्टर रहेजा ने कहा, डॉक्टर अनुपम ने कहा कि रैशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स वो बेहद ज़रूरी है। तो इसी नोट के साथ इस कार्यक्रम को ख़त्म करना चाहेंगे कि अति सर्वत्र वर्जते, तो अति को आपको त्यागना है और जितनी मात्रा में विशेषज्ञ आपको सलाह दे रहे हैं, जितनी जब ज़रूरी हो तभी आप दवाओं का इस्तेमाल करें, अन्यथा ये बेअसर हो सकती हैं। तो निश्चित तौर पर ये संदेश आपको मिला होगा। और एक संदेश और भी हम चलते चलते आपको ये देना चाहेंगे कि आपको अभी जो प्रधानमंत्री का कहना है कि सावधानी बरतनी है, क्योंकि जो रोग है जो उससे हमारा जो लड़ाई है वो अभी तक जारी है। बीमारी गई नहीं है, इसलिए सावधानी ज़रूरी है। आप जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन ज़रूर करें और मास्क ज़रूर लगा करके रखें, और तभी हम इस जो बीमारी है इससे विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो टोटल हेल्थ के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।